जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे ज़बरदस्त तो होंगे, बेहतरीन होंगे। और बेहतरीन इंसान तभी होता है अगर साथी वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो रास्ता उसने चुना है उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ में वो उसी को जीता हो, उसी में रहता हो। तो कहते हैं उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। हालांकि कई बार रिजल्ट के जो नतीजे होते हैं उनको मायूस भी करते हैं और कई बार प्रसन्नता भी कई छात्रों को मिलती है। तो या तो साथी आपको प्रसन्नता मिलेगी या आपको मायूसी मिलेगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने मेहनत कितनी की थी। लेकिन कई बार मेहनत के बाद भी मायूसी मिलती है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अंततः आप देखोगे, एट द लास्ट आप देखोगे, अगर आपने मेहनत की है तो आपको अपने जीवन में ज़रूर दिशा मिलती है, अगर आप सही योजना के साथ में, एक सही रणनीति के साथ में सही तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करूंगा वही तैयारी आप भी करते होंगे। और हम पहुंच चुके हैं साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पर। अच्छे से आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे सब। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के 5 क्वेश्चन के आंसर फटाफट से मुझे देंगे और स्कोर बताएंगे। क्यों बताएंगे फटाफट से? बोलेंगे भी फटाफट से आंसर करेंगे। पंखीड़ा लोकगीत किस राज्य का गायन है? पंखीड़ा लोकगीत किस राज्य का गायन है? तो भैया ये आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। इंडिया एट रिस्क किसकी पुस्तक है? ये साथी आपका जसवंत सिंह जी की बुक है। किसकी है? जसवंत सिंह जी की बुक है आपका। किसकी बुक है? जसवंत सिंह जी की बुक है आपका। संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था बताएं एक बार? तो ये 1855-56 में हुआ। कौन नेता थे इसके? मैंने आपको बताया था, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि किंग्सफोर्ड जज के लिए था, कौन क्रांतिकारी जुड़े हुए? एक तो खुदीराम बोस थे, दूसरे क्रांतिकारी आप बताएंगे। खुदीराम बोस के साथ में साथी कौन थे दूसरे व्यक्ति? तो दूसरे व्यक्ति आप बोलेंगे प्रफुल्ल चाकी थे। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे आपका 1908 के। आपके 1908 के साथी मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए। बंगाली नववर्ष किसको कहा जाता है? पोइला बैसाख को कहा जाता है। किसको? पोइला बैसाख को कहा जाता है। अब एक बार आंसर बताएं अपने फटाफट से, कितने कितने आंसर आप सब लोगों के रहे ठीक एकदम से बताने हैं। अजय भाई का 5 स्कोर है, ऋतिक सिंह 5 पर है, मीरा भाटी 5 पर है। ऑल इन वन शॉट्स कह रहे हैं प्रफुल्ल। अच्छा, नाम बताया है इन्होंने। बहुत बढ़िया। गौरव भाई 4 पर हैं। आप क्यूट बेबी 2 पर हैं। बच्चा आप इतना क्यूट क्यों है कि 2 ही स्कोर कर पाए हैं? तो आपको सब लोग खिलाएंगे फिर जीवन में, याद रख लेना। क्यूट बेबी को सब खिलाते हैं, तो अच्छे से ऐसा करना है कि आप सब लोगों को कोई खिला ना पाए, है ना। सुरेश 4 पर हैं, शालिनी 4 पर हैं, जयकांत दुबे 5 पर हैं। बहुत स्वागत है सारे दोस्तों का। बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं और ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड आउट करके अच्छे से आंसर करना है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने? भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? क्या ग्वालियर घराने से हैं वो? क्या मेवाती घराने से हैं? भैया उनका संबंध है किराना घराने से। देखो, ग्वालियर घराने से कभी भी आए तो याद रख लेना, इससे एक तो नत्थन खान है। कौन है? नत्थन खान। एक आपका नत्थू खान है इससे जुड़े हुए, ठीक है, नत्थू खान बोल दे। मीता पंडित किस घराने से जुड़ी हुई हैं? मीता पंडित, तो आप कहोगे वो ग्वालियर घराने से जुड़ी हुई हैं। किससे? ग्वालियर घराने से। मेवाती घराने से कौन जुड़े हुए हैं? मेवाती घराने से बताओ। इससे जुड़े हुए हैं पंडित जसराज। कौन? पंडित जसराज जुड़े हुए हैं, जिनको साथी पद्म विभूषण मिला था 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, कई बार एसएससी ने पूछा है। पद्म विभूषण 2000 में। किराना घराने के कुछ नाम आप मुझे बताएं। पटियाला घराने से बड़ा नाम है बड़े गुलाम अली खान। कौन? बड़े गुलाम अली खान किस घराने से जुड़े हुए हैं? बड़े गुलाम अली खान किससे हैं? वो पटियाला घराने से। अब देखो, किराना घराना अगर आपसे पूछ ले तो पंडित भीमसेन जोशी एकदम सही आंसर है। पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न कब मिला था ये आपको बताना है। भारत रत्न कब मिला था इनको? तो भारत रत्न इनको मिला 2008 में। कई बार इस पर बहुत डिबेट होती है कि एग्जाम में जो है 2008 ऑप्शन ही नहीं देता, 2009 देता है। तो हम सबको भी तब क्या चुनना है? 2009 चुनना है। अगर पूछा जाए साथी इनका आपका भारत रत्न हो गया, एक पूछा जाए पद्म भूषण इनको कब मिला था, तो पद्म भूषण इनको मिला था 1975 में। 1975 में। किराना घराने की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे बड़ा नाम है गंगूबाई हंगल। कौन? गंगूबाई हंगल किस घराने से जुड़ी हुई हैं? गंगूबाई हंगल, तो क्या बोलेंगे भैया? किराना घराने से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, शास्त्रीय भाषा के लिए। और इनको इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला था आपका 2002 में। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है मुझे बताओ? किराना घराने के संस्थापक कौन है? उनका नाम किराना के जैसा ही है, बताओ कौन है जी? आपका क्या बोलोगे? अब्दुल करीम खान है भैया। कौन है?
अब्दुल करीम खान, करीम और किराया एक जैसे ही वर्ड है लगभग, क्या बोलोगे? इससे ही जुड़े हुए हैं आपका कि किराया कभी भी बढ़ा देते हो, वाह हद है। वाहिद खान किससे, वाहिद खान किससे जुड़े हुए हैं? इसी से जुड़े हुए हैं आपका साथी। रोशन आरा बेगम किससे जुड़ी हुई हैं? रोशन आरा बेगम किस घराने से जुड़ी हुई हैं? तो आप कहोगे इसी घराने से जुड़ी हुई हैं। प्रभा अत्रे किस घराने से जुड़ी हुई हैं? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, घराना याद रख लेना। इसके कलाकार भी प्रभा अत्रे हो गई। एक साथी बलदेव सिंह बाली किस घराने से जुड़े हुए हैं? कौन? बलदेव सिंह बाली किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो वो भी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। और भी लोग हैं जैसे सरस्वती राणे हैं, पूछा जाता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। ये 4-5 नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपका किराने घराने से। अब मैं आपसे पूछूंगा किराना घराना किस राज्य से संबंधित है? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएंगे। अतिरिक्त बात कोई ना करे दोस्त, लाल मुंह पीले मुंह वालों को सबको ब्लॉक कर देना। जो पढ़ाई पे जिसका ध्यान तुम्हें ना लगे उसे उड़ा दिया करो। पढ़ने वाले बच्चे रहने चाहिए सिर्फ। बताओ जी फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम। डंडा डंडा लेके, डंडा है अपना। यूपी 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 यूपी, बहुत बढ़िया। यूपी के आपका कहाँ से? जहाँ कैराना क्षेत्र है। अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? अरविंद पारिक शहनाई से, मृदंगम, तबला से या फिर सितार से? आंसर होगा भैया सितार से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य नाटक अकादमी 2023, मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ कि 2023 और 2022 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 नाम कौन से हैं? एसएनए बोले तो साहित्य नाटक अकादमी 2003, एसएनए बोले तो साहित्य नाटक अकादमी 2023, जिसमें पहला नाम आता है हरविंदर कुमार शर्मा। बताओ, बहुत पूछे जाते हैं ये भी। हरविंदर कुमार शर्मा का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? हरविंदर कुमार शर्मा जो हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो आंसर आएगा सितार से। मोइनुद्दीन खान किससे जुड़े हुए हैं? बताओ जी, मोइनुद्दीन खान किससे जुड़े हुए हैं? मोइनुद्दीन जो साथी आपका मोइनुद्दीन खान है, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए सारंगी से। किससे? सारंगी से जुड़े हुए हैं। किससे? सारंगी से। सारंगी से जुड़े हुए हैं। एक साथी नेवेली आर नारायण आते हैं। नेवेली आर नारायण का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो उनका संबंध है आपका मृदंगम से। किससे? मृदंगम से उनका संबंध है। जब हम साहित्य नाटक अकादमी 2022 के 3 नामों की बात करते हैं तो वो 3 नाम कौन से आते हैं? उन 3 नामों में पहला नाम आता है धर्मनाथ मिश्रा का। बताओ जी, धर्मनाथ मिश्रा किससे जुड़े हुए हैं? तो धर्मनाथ मिश्रा जो हैं साथी आपके, मिश्रा जी जुड़े हुए हैं आपका हारमोनियम से। किससे? हारमोनियम से ये जुड़े हुए हैं। बसंत काबरा किससे जुड़े हुए हैं? पहली बात तो आपको कभी नहीं भूलना, ब्रजभूषण काबरा। और एक मैं आपको बताता था, जो साथी आपका धर्मजन है वो किससे जुड़े हुए हैं? बताओ, फटाफट से बताएंगे। एक बार जो नाम मैंने आपसे पूछा, ब्रजभूषण काबरा किससे जुड़े हुए हैं, तभी नाम बताएंगे आपको, अगर आपका आंसर ठीक आया तो। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो ब्रजभूषण काबरा। सारे लोगों ने बताया गिटार 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 गिटार, बहुत शाबाश। ऐसे ही एक नाम आता है साथी आपका बसंत काबरा। क्या बोलोगे? बसंत काबरा, ठीक है। बसंत काबरा ये सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे? सरोद से जुड़े हुए हैं। और एक आपका जयंती कुमारेश। क्या? जयंती कुमारेश किससे जुड़े हुए? आपका जयंती कुमारेश। तो जयंती कुमारेश आप बोलेंगे वीणा से। किससे? वीणा से। वीणा, ठीक है। वीणा किससे? वीणा से जुड़े हुए हैं। वीणा, वीणा से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं? ए फाइन बैलेंस बुक किसकी है? बोलेंगे जी रोहिंटन मिस्त्री की है। हाँ जी भैया, एकदम से सही आंसर हो जाएगा, रोहिंटन मिस्त्री की है। इन्हीं की किताब है सच ए लॉन्ग जर्नी। सच ए लॉन्ग जर्नी किसकी बुक है? सच ए लॉन्ग जर्नी किसकी बुक है? रोहिंटन मिस्त्री की बुक है। आपसे पूछे फैमिली मैटर्स किसकी बुक है? कौन सी? फैमिली मैटर्स। एसएससी बहुत पूछती है इस किताब को, फैमिली मैटर्स। और एक इनकी किताब है ब्लैक वाटर 2। कौन सी? ब्लैक वाटर 2 किसकी बुक है? तो वो इन्हीं की बुक है, इन्हीं की। अरविंद अडिगा की किताब बताओ किसके लिए साथी इनको आपका बुकर प्राइज मिला था? किसके लिए बुकर प्राइज मिला था? क्या एमनेस्टी के लिए मिला था? यस और नो में बताते रहो। एमनेस्टी के लिए मिला था? क्या लास्ट मैन इन द टावर के लिए मिला था? लास्ट मैन इन द टावर ये इनकी चर्चित किताब है। आप कहेंगे नहीं भैया, 2008 में किसके लिए मिला था? व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। किसके? बहुत ठीक आंसर, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, बहुत बढ़िया। अमिताभ घोष को किसके लिए जाना जाता है? भैया इनको जाना जाता है फ्लड ऑफ फायर के लिए। किसके लिए? फ्लड ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। रिवर ऑफ स्मोक के लिए इनको जाना जाता है। और मुझे बताओ, रिवर ऑफ स्मोक इनको जो ज्ञानपीठ मिला था वो किस पुस्तक के लिए मिला था?
आप हर प्रत्येक बच्चे की तरफ से आंसर आना चाहिए कि अमिताभ घोष जी को जो ज्ञानपीठ मिला वो किस बुक के लिए मिला था, तो क्या बोलेंगे? सिर्फ अंग्रेजी भाषा में एक ही बार दिया गया 2018 में। हालांकि अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ज्ञानपीठ तो आपका 8th स्केड्यूल की जो सारी 22 लैंग्वेजेस है उनके लिए दिया जाता है। उसमें 11 लाख रुपए माँ सरस्वती की प्रतिमा और एक सॉल दिया जाता है। ठीक है। हिंदी के लिए सबसे पहले किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, चिदम्बरा के लिए। महिला कौन सी है? यामा को के लिए मिला था आपका 1982 में। किसको? महादेवी वर्मा जी को मिला था। ओवरऑल महिला पूछे तो बांग्ला भाषा जिनकी पुस्तक है प्रथम प्रतिश्रुति, वो है आपका आशापूर्णा देवी। अगर ओवरऑल पुरुष पूछे तो 1965 में जी शंकर क्रूप जो मलयालम भाषा के हैं, ठीक है, जिनकी ओष्टाकुलल बुक है आपका। तो इनकी बुक कौन सी है? लिखा सारे बच्चों ने शैडो लाइन। बच्चा स्पेलिंग ठीक लिखना सीखो, ये कुछ नहीं होता है। शैडो लाइन स्पेलिंग भी किसको याद करनी है? हम ही को याद करनी है, कोई और थोड़ी ना आएगा। शैडो लाइंस, शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस किसकी बुक है? इनकी। शशि थरूर की किताबें मैं आपको अक्सर बता चुका हूँ, सारी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आएंगे। नेक्स्ट है, एशियाड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के द्वारा, आईओसी। देखो इसको कई बार हम आईओ लिखते हैं, आईओए लिखते हैं, नहीं, वो आईओए क्या? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो 1927 का नई दिल्ली में बना। ये आईओसी है, क्या बोलोगे? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर फेडरेशन, तो ये तो ओलंपिक गेम्स को कराएगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है साथी कॉमनवेल्थ को कराएगी। आपका भारतीय ओलंपिक परिषद होती है क्या? नहीं जी, ये भारत के ओलंपिक खेलों के लिए स्थापित की गई थी जब आपका लाहौर में हुए। ये एशिया की ओलंपिक परिषद है, एशिया की ओलंपिक परिषद। और एक एशिया की जो ओलंपिक परिषद है ये क्या कराएगी? आपका एशियन गेम्स को कराती है, एशियन गेम्स। मुझे बताओ एशियन गेम्स भारत में कितनी बार हुए हैं? एशियन गेम्स भारत में कुल कितनी बार हुए हैं? बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से सारे लोग बोलो भी फटाफट से। भैया कल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर गुलजारी लाल नंदा ही होना चाहिए। दोस्त कल हमने दिन गिने तो थे, कल हमने दिन गिने थे, क्योंकि मुझे गुलजारी लाल नंदा याद थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सबसे कम तक 13 दिन तक रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। ठीक है, तो वो दिन गिन के देख लेना एक बार, उसमें कोई डाउट हो सकता है मुझसे दिन गिनने में कोई गलती हुई हो। भैया एशियन गेम्स 2 बार हुए, एशियन गेम्स 2 बार हुए। क्या बोलेंगे? एशियन गेम्स 2 बार हुए हैं, 1951, 1982। एकदम ठीक आंसर है, एकदम ठीक आंसर है। मुझे बताओ, एक पूछा जाता है एशियाई खेल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? एशियाई खेल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? एशियाई खेल महासंघ कब बना था? तो याद रखना, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन बना था 1949 में। लेकिन इसको भंग कब किया गया था? 1981 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। यहाँ पे बताओ मुझे, जो एशियन गेम्स होंगे 2026 में वो कहाँ पर होंगे? एशियन गेम्स 2026 में कहाँ पर होंगे? सारे दोस्तों का आंसर आ जाए, ये सबको पता होना चाहिए। कहाँ पर होंगे? नागोया में होंगे। कहाँ पर? नागोया में होंगे, जापान में होंगे। कहाँ पर? नागोया, जो कि आपका जापान में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्योहार है और असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? असम का नववर्ष उसको बोलते हैं। अलिये लिगांग बोल दें क्या? क्या मीदम मीफी हो जाएगा? क्या बोहाग बीहू हो जाएगा? या फिर कटी बीहू हो जाएगा? तो इनमें से क्या बोलेंगे भैया? बीहू नववर्ष होता है बोहाग। क्या आंसर हो जाएगा? बोहाग। बोहाग बीहू का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम रोंगाली भी कहते हैं भैया। क्या बोलते हैं इसको? रोंगाली बीहू भी बोलते हैं, रोंगाली बीहू। ठीक है। और रोंगाली बिहू कब मनता है आपका? ये साथी आपका अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। कटी बिहू, कटी बिहू को हम बोलते हैं आपका कोंगाली बिहू। कौन सा? कोंगा, सॉरी, ये आपका अक्टूबर नवंबर में तो कोंगाली बिहू मनाया जाएगा ना। रोंगाली बिहू अगर न्यू ईयर है तो अप्रैल में मनाया जाएगा। कब? अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल में भैया, अप्रैल में लिखना। कोंगाली बिहू मनाया जाएगा आपका अक्टूबर में। तो कोंगाली बिहू कहाँ पर? अक्टूबर में मनाया जाता है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है भोगाली बिहू। कौन सा? भोगाली बिहू होता है। और भोगाली बिहू साथी जिसको हम क्या बोलते हैं? माघ बिहू भी बोलते हैं। ये किस महीने में मनता है? तो आप बोलेंगे माघ बिहू जो है वो जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है। और इन्हीं के दौरान क्या होता है? बिहू जो लोकगीत है, बिहू वहाँ पर साथी गीत भी है असम में, और बिहू आपका वहाँ का फोक डांस भी है, तो वो लोकगीत भी और साथ में लोक नृत्य दोनों ही आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देहिंग पटकाई यहाँ का त्यौहार है या नहीं है? विकल्प में नहीं लिखा हुआ है, लिखेंगे जी देहिंग पटकाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताओ देहिंग पटकाई यहाँ का त्यौहार है या नहीं है? यहाँ का फेस्टिवल है? हाँ जी। किससे संबंधित है देहिंग पटकाई? तो याद रख लेना, हाथी बचाने का संदेश देने वाला त्यौहार है। देहिंग पटकाई में क्या होता है?
जो एलिफेंट्स हैं, हाँ, जो उनको सेव करने का एक मैसेज दिया जाता है इस त्योहार के माध्यम से। एक यहाँ पर वेखो फेस्टिवल होता है, नहीं बहुत पूछा जाता है, वेखो फेस्टिवल कौन सा समुदाय मनाता है? तो राभास कम्युनिटी, राभास जो समुदाय है वो इसको मनाता है। अंबुवाची बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो अंबुवाची उत्सव है साथी, इसको क्या बोलते हैं? असम का महाकुंभ या पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। और पूर्व का महाकुंभ यानी कि ये कब आयोजित होता है? आपका जून के मध्य में आयोजित होता है। मुझे बताओ किस देवी के टेम्पल में आयोजित होता है? गजब सा उत्तर आ जाए तो क्या बोलेंगे भैया? ये होगा आपका कामाख्या देवी मंदिर में। किसमें? कामाख्या देवी मंदिर में। शारदीय सेकिया, सेकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, नृत्य शैली के लिए। इनको अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी मिला हुआ है साथी आपका, है ना। तो विलय के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, मणिपुरी के लिए या फिर आपका सत्रिया के लिए। तो सेकिया रूट वर्ड तो किसका है? सत्रिया का है। से या, से या, याद रख लेना इसको। बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। से या यानी कि सेकिया नाम से, जैसे रंजुमणि सेकिया है आपका, क्या बोलोगे? रंजू मोनी सेकिया का नाम मैं आपसे पूछ लूं तो सेकिया कभी भी आए तो आप बोलना सत्रिया। क्या बोलोगे? एक कौन सा रूट वर्ड होता है? एक रूट वर्ड और बताओ, मैंने बहुत बार आपको बताया, सत्रिया से। तो एक तो हो गया आपका महापात्र हो गए, वो किससे है? महापात्रा किससे है आपका? जैसे कोई भी महापात्रा हो, केलुचरण महापात्रा हो गए, वो सब हो गए ओडिसी से। ऐसे ही इसका एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, बरबयान। क्या? बरबयान। सत्र में बार बार बयान देते हैं नेताजी। क्या बोलोगे? बार बार बयान देते हैं नेताजी, बरबयान। तो बरबयान से क्या नाम आता है हमको बताओ? आपका एक तो आता है मणिकांत बरबयान, मणिकांत, मणिक बारबयान बोल लो। एक आपका क्या बोलते हैं, घनाकांत बोरा आता है, घनाकांत बोरा आता है। तो बोरा रूट वर्ड भी यहीं का है, घनाकांत बोरा। क्या बोलोगे? घनाकांत, घनाकांत बोरा, बोरा नाम से जितने हैं। एक बच्चे ने बताया गोस्वामी, गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड बनता है यहाँ का। जतिन गोस्वामी, क्या नाम है? जतिन गोस्वामी। और साथ में गोस्वामी के अलावा कई नाम है गोस्वामी, एक चलीहा नाम से आते हैं, प्रदीप चलीहा। क्या? प्रदीप चलीहा। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये भैया आपका जुड़े हुए हैं किससे? आपका ये जुड़े हुए हैं आपका किससे? आपका बोलेंगे सत्रिया नृत्य से। अच्छा, सत्रिया नृत्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बताओ फटाफट से। तो सत्रिया नृत्य की स्थापना कब शामिल किया गया इसको? 2000 में। कौन नाम है? श्रीमत शंकर देव हैं। कौन है जी? श्रीमत शंकर देव हैं, श्रीमत शंकर देव हैं आपका, ठीक है। और मणिपुरी से बताएंगे, मणिपुरी से हम बोलेंगे भैया एल्बिनो देवी, एल्बिनो, एल्बिनो देवी। और आपका लक्ष्मी देवी, यहाँ पर देवी रूट वर्ड आता है। मेहता रूट वर्ड आता है, निर्मला मेहता, सविता मेहता। चारों बहनें दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। जितने भी गुरुवर सिंह है, गुरु अमली सिंह हो, चाहे गुरु आपका सिंहजीत सिंह हो, चाहे गुरु विपिन सिंह हो, तो गुरुवर सिंह नाम से एल्बिनो देवी हो गई। और आपका एल्बिनो देवी, और क्या बोलोगे? अखम लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी देवी। इनको ए एल देवी भी लिख के दे देता, ए एल देवी भी लिख के लिख दे देता है इनको, ठीक है। और किचिपुड़ी से वी चिन्ना सत्यम, बहुत बड़ा नाम है, वी चिन्ना सत्यम किससे जुड़े हुए हैं? और साथ में रूट वर्ड बताओ कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी का भैया रेड्डी है, रेड्डी। अभी पूड़ी, पूड़ी कच्ची है, अभी रेडी नहीं हुई है। रेडी मतलब तैयार नहीं हुई है, कच्ची है पूड़ी। तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी। एक हलीम खान है, हलीम खान किससे जुड़े हुए हैं? हलीम खान। तो आप बोलेंगे भैया, आप कहेंगे वो जुड़े हुए हैं कुचिपुड़ी से। भैया रोपी कहाँ का? रोपी अरुणाचल प्रदेश। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रतन एन टाटा। बताओ भी फटाफट से। रतन एन टाटा। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। क्या बोलेंगे जी? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है इसको, अमीश त्रिपाठी ने, विक्रम संपत ने, या फिर आपका रजनी सक्सेना ने? भैया डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। देखो रतन टाटा जी से क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे बताओ, जो रतन टाटा जी थे, रतन टाटा जी थे, वो टाटा ग्रुप के साथी अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? जो अध्यक्ष रहे थे वो टाटा ग्रुप के कब से कब तक रहे थे? टाटा ग्रुप के, टाटा ग्रुप के वो साथी अध्यक्ष रहे थे 1991 से लेकर के 2002 तक, 2002 तक। उनको एक पूछा जाएगा, आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड उनको कब मिला था? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। कहने का मतलब है इनकी जो चर्चित चीज़ें हैं वो याद रखना करंट अफेयर्स के माध्यम से। एक इनका पद्म विभूषण याद रख लेना, 2008 का है। एक इनका पद्म भूषण याद रख लेना, 2000 का है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि कौन सा पुरस्कार है जो रतन टाटा जी को नहीं मिला है।
अमीश त्रिपाठी जी इस देश के बहुत बड़े राइटर हैं। अमीश त्रिपाठी ने क्या लिखा है, भगवान जी को फिक्शन के रूप में लिखा है। जैसे फिक्शन के रूप में अगर हम बात करते हैं, बताओ कौन कौन सी बुक है। एक किताब इन्होंने शिव जी के कैसे बने इसके ऊपर लिखी, आपका इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा के मृत्युंजय, क्या इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा के मृत्युंजय, ये किसकी बुक है, सीता द वॉरियर ऑफ, क्या बोलेंगे, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला इन्होंने लिखी। एक वायु पुत्रों की शपथ लिखी इन्होंने, एक भगवान श्री राम जी के वंश के ऊपर किताब लिखी, वो है आपका क्या बोलेंगे, ओथ ऑफ वायुपुत्राज लिखी। एक स्क्वायन ऑफ इक्ष्वाकु, भगवान श्री राम जी का वंश कौन सा, इक्ष्वाकु वंश, तो इक्ष्वाकु के वंशज लिखी इन्होंने, इक्ष्वाकु के वंशज। एक साथी इन्होंने क्या बोलेंगे आपका सीता नाम से किताब लिखी, सीता नाम से, एक सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, एक रावण नाम से किताब लिखी। तो ये सब किताबें किसकी हैं, ये अमीश त्रिपाठी की हैं। विक्रम संपत जी के बारे में कोई बुक आप बता सकते हैं, रजनी सक्सेना की कोई बुक आप बता पाए। देखो 2023-24 में 4-5 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रही, उम्मीद करेंगे उनसे क्वेश्चन आए आपका। जैसे एक किताब थी आपका, एक किताब थी इंडिया एट 100, किसकी बुक है, इंडिया इंडिया एट 100, ये किसकी बुक है, तो इंडिया एट 100 ये केवी सुब्रमण्यम की बुक है, किसकी है, केवी सुब्रमण्यम की बुक है, केवी सुब्रमण्यम की बुक है। सोर्स कोड किताब को किसने लिखा है, क्या बोलोगे, सोर्स कोड किताब को किसने लिखा है, बिल गेट्स ने। और बिल गेट्स की एक कौन सी किताब है जो बहुत चर्चित है, द रोड अहेड। नाइफ किताब बहुत चर्चित रही 2023 में, नाइफ को किसने लिखा है, सलमान रश्दी, जिन्होंने आपका मिडनाइट चिल्ड्रन को लिखा है, सलमान रश्दी हो गया आपका, सलमान रश्दी। एक समुंदर मेरे अंदर, ये किसने लिखा है, एक समुंदर, एक समुंदर मेरे अंदर, इस किताब को किसने लिखा है, तो एक समुंदर मेरे अंदर ये लिखा है संजीव जोशी ने, किसने, संजीव जोशी ने इस किताब को लिखा है, संजीव जोशी ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये बोलेंगे आप, ये लिखा है भैया सैम पित्रोदा ने, किसने, सैम पित्रोदा ने इस किताब को लिखा है, सैम पित्रोदा ने, किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने इस किताब को लिखा है। कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, सैम पित्रोदा ने, बोलेंगे भी फटाफट से। नेक्स्ट है जी, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, बताओ किस आर्टिकल में होगा, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल भैया आपका 352 में होगा, 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है, घोषणा कौन करता है इसकी, तो क्या बोलेंगे, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, संसद के दोनों सदनों में इसको पारित कराना पड़ता है, हाँ या ना, जी भैया इसको पारित कराना पड़ेगा दोनों सदनों में, कैसे बहुमत से, तो पारित लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में होना चाहिए विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बोले तो 2/3 मेजोरिटी से, किससे, 2/3 मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से इसको पारित कराना पड़ता है। अब मुझे फटाफट से एक बात बताओ, जब दोनों सदनों से इसको हम पारित कराएंगे तो कितने दिनों के अंदर पारित कराना पड़ता है, कितने दिनों के अंदर, याद रख लेना 1 माह के अंदर इसको पारित कराना पड़ता है, 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर। और एक बार अगर ये पारित हो गया तो कितने दिन चलता है भैया, 6 महीने, 6 महीने चालू रहता है, 6 महीने चालू रहेगा। इससे आगे बढ़ाना है तो कैसे करोगे, फिर हर 6 महीने पर करके इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय तक के लिए। यानी आपसे कभी भी पूछे राष्ट्रीय आपातकाल की सीमा कितनी होती है तो आप बोलेंगे कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित सीमा तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो भारत में कब कब लगे हैं, 3 बार लगे हैं। एक बार पहली बार लगा है 1962 से लेकर के 1968, यानी कि भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, उस दौरान ये चलता रहा। फिर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ फिर से, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने लगाया। 21 महीने ये चली थी, 21 महीने का मतलब है 21 मार्च 1977 तक, कितने महीने चली थी, 21 माह ये इमरजेंसी चली थी। इस इमरजेंसी को मैं हमेशा कहता हूँ, इस समय पर राष्ट्रपति कौन थे आप बताएंगे, इस समय पर देश के प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। मुझे बताओ साथी, जब आपका देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कितना बढ़ाया जा सकता है, तो आप कहेंगे 1-1 वर्ष करके उनको बार बार बढ़ाया जा सकता है, बार बार उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 बार ये लगी है, तीनों बार याद रख लेना, ये तीनों बार 1 2 3 3 बार ये लग चुकी है, ठीक है। आगे आएंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा। पहले तो मुझे बताओ, राष्ट्रपति शासन, कल मैंने कहा राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं, और जो राज्य आपातकाल है, जो राज्य आपातकाल है दोस्त मुझे बताएं वो किस आर्टिकल में है, तो आप क्या बोलोगे, राष्ट्रपति शासन भैया जी आर्टिकल 356 में। कब लगेगा,
क्या आधार होगा इसका? इसका आधार सिर्फ और सिर्फ है कि कोई भी जो राज्य है वो सादी संविधान का जो पालन है वो नहीं कर पा रहा है या उसने उल्लंघन कर दिया। यानी 356 के दो आधार होते हैं, दो आधारों पर लगता है। एक तो आर्टिकल 355 का मतलब उल्लंघन हो गया हो, या फिर राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना कर रहा हो। 365 के आधार पर दो आधार होते हैं। और इसके लिए रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्ट देते हैं राज्यपाल। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत बोली। इसको जो रिपोर्ट देता है वो राज्यपाल जो रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट देता है 355 के लिए ही। किसके लिए? 355 के लिए ही रिपोर्ट देता है, और 365 ऐसे हमको बोलना चाहिए। अच्छा जी, राष्ट्रपति शासन के लिए मुझे बताओ, दोनों सदनों में उसको पारित करना पड़ेगा या नहीं? दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों में उसको पारित करना पड़ता है, हाँ या ना? बताओ। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत क्या होता है बताओ? साधारण बहुमत होता है 50% से एक ज़्यादा हो जाओ, यही सिंपल मेजोरिटी है। जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत कितना होता है? विशेष स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है? बोलो भी फटाफट से। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। कितना? 2/3 आपका पार्ट होता है। तो दोनों सदनों में पारित होगा कितने दिन में? तो क्या बोलोगे? विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर उसको पारित करना है। और कितने दिन लग जाएगा फिर? ये एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो 6 मंथ्स चलेगा। लेकिन 6 मंथ्स के बाद में फिर क्या होगा? फिर 6-6 महीने पर करके इसको कितने टाइम तक? तो मैक्सिमम 3 वर्ष। जैसे नेशनल इमरजेंसी को तो मैंने बताया अनिश्चित समय तक लगा सकते हैं, लेकिन इसको अनिश्चित समय तक नहीं, इसको मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। बताओ सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे पहले 1951 में 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है? यूपी और मणिपुर में लगा है, 10-10 बार लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ पर रहा है, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अलग अलग समय पर, अलग अलग समय को अगर हम जोड़ें तो जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष से अधिक रहा है। 6 वर्ष 2 महीने और आपका 20 दिन उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बार रहा है। तो क्या बोलेंगे, कौन करेगा इसके लिए रिपोर्ट? तो ये हमने आपको बता दिया कि इसके लिए राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं, राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। भारत में कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है? कौन सा आपातकाल है बताओ? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल। देखो ये आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हमारे देश में हो चुका है? हाँ जी भैया, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। इसीलिए क्या किया था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया था? हटा दिया था। किस संशोधन से हटाया था इसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया था, और इसकी जगह एक शब्द जोड़ा था। उस शब्द का नाम आप बताओ। उस शब्द का नाम क्या था आपका? सशस्त्र। क्या बोलोगे? वो साथी आपका, उसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। जो साथी नहीं जानते आपातकाल के बारे में, नए साथी हैं, मैंने आज ही आपातकाल को पढ़ाया है एसएससी पर, तो वो क्लास फटाफट मोड पे आप लगा सकते हो, है ना। तो क्या बोलेंगे? सशस्त्र विद्रोह शब्द है आपका, सशस्त्र विद्रोह शब्द है आपका। आप क्या बोलेंगे उसको? सशस्त्र विद्रोह शब्द। बोलो भी फटाफट से। तो आप कहेंगे इसको भैया अब लागू कर दिया गया, अब इसके आधार पर लगता है। और यही क्या है? अब आंतरिक कारण है। बाहरी हमले के कारण ये नेशनल इमरजेंसी होती है 352। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल तो जब देश की क्या हो जाए, याद रख लेना, जब देश की साख कमजोर हो जाए। कौन घोषणा करेगा इसका? देश की साख अर्थात क्रेडिट देश का कमजोर हो जाए तो क्या होता है आपका? वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है। उसमें क्या होता है, जो हमारे पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते ये सब काट दिए जाते हैं, इनको कम कर दिया जाता है। ओके बेटा, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, अन्य बातों पर ध्यान न लगाएं। ये पेड सीरीज वो पेड सीरीज, इधर ध्यान लगाएं, इस पे क्लास करने आए आप, उस पर फोकस करना है। ओके बॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एसी मजूमदार 1916 में थे, जब साथी आपका नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ था। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। मोतीलाल नेहरू जी को याद नहीं रखना। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा बने थे। मुझे बताओ, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा जब कांग्रेस के आपका प्रेसिडेंट बने थे तो ये किस अधिवेशन में बने थे? याद रखना, 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन था। 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन में ये सबसे युवा बने थे, युवा। और सबसे लंबे समय तक जब देश में सेकंड वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर था, तो 1940 से कौन रहा था? 1945 तक, तब भी अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। तो सबसे लंबे समय तक भी ये रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी किन अधिवेशनों में कितनी बार, पहला क्वेश्चन सुनिए, सुभाष चंद्र बोस जी कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? 2 बार रहे। कितनी बार? 2 बार, 1938 और 1939।
1938 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा कहाँ पर? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है आपका बताओ? हरिपुरा भैया गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर मुझे बताओ 1939 में यहाँ तो ये चुने गए, लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस इनकी नीतियों को देखकर कांग्रेस ने मना कर दिया कि भैया आपको नहीं बनाएंगे अध्यक्ष, तो इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया और कांग्रेस में पहली बार चुनाव हो गए। तो ये चुनाव कहाँ पर हुए थे? त्रिपुरी में। तो इसको बहुत पूछा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कब का है? तो क्योंकि गांधी जी क्या बोलेंगे, गांधी जी ने इनके खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा था, यहाँ पर बताओ कौन था? तो त्रिपुरी में भी ये बने थे। तो इनके जो खिलाफ चुनाव लड़े थे उन व्यक्ति का क्या नाम है? खिलाफ लड़े थे आपका बी पट्टाभी सीता रमैया। कौन? पट्टाभी। पट्टाभी किसके समर्थन में थे? किसके समर्थन में थे? आप बोलेंगे बी पट्टाभी सीता रमैया। भैया ये गांधी जी के फेवरेट उम्मीदवार थे। गांधी जी ने क्या कहा था इनके लिए कि बी सीता रमैया की हार मेरी हार होगी। और फिर लेकिन फिर भी हार हुई, तो उनको 377 वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले। तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकतम सदस्यों ने क्या दे दिया? रिजाइन कर दिया कि भाई इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पार्टी छोड़ दी। तो ये तो यहाँ हार गए। मुझे बताओ ये बी पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष कब वर्ष बने थे? तो इनको आज़ादी के बाद में बनाया गया था 1948 के जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? जयपुर अधिवेशन में। और यहाँ पर त्रिपुरी में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था? बोलो भी फटाफट से। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। और जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो इनकी जगह अध्यक्ष कौन बने थे? क्या बोलेंगे? इनकी जगह कौन अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी की जगह कौन अध्यक्ष बने थे? तो आप बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद इनकी जगह अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद। छोड़ करके जब ये गए तो इन्होंने जाकर के 1939 में एक पार्टी बनाई थी, इसका क्या नाम था एक संगठन का? तो आप क्या बोलोगे? फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दो संगठन। एक 1941 का इनका जो जर्मनी में इन्होंने बनाया था फ्री इंडिया सेंटर, 1941 फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने कर दी थी आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव, प्रांतों में जो चुनाव हुए आपका, जिसमें साथी अगर मैं बात करूं आपसे, क्या हुआ था कि 8 में कांग्रेस की जीत हो गई थी, 5 में वो बहुमत से आ गए थे। तो वो कब हुए थे आपका? 1937 में हुए थे। 1937 में 11 में से 8 जीत लिए थे किसने? कांग्रेस ने। वो भी पूछा जाता है। 1935 अधिनियम से मुझे बताओ साथी, और बहुत इंपॉर्टेंट, भारत से एक हिस्सा अलग हुआ था, वो कौन सा हिस्सा है जो अलग हुआ था? तो क्या बोलेंगे? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग कर दिया गया। और बर्मा को अलग किया गया कब? 1935 अधिनियम से, लेकिन वर्ष है 1937। और 1937 में ही साथी भारत का क्या बना था? फेडरल कोर्ट बना था। फेडरल कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कई बार बोलते हैं, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इसकी डेट पूछी जाती है 1 अक्टूबर 1937। क्या बोलोगे? 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 1935 के एक्ट से और क्या क्या काम हुए थे? 1935 के एक्ट से हुआ था प्रांतीय शासन शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? प्रांतीय शासन शुरू हुआ था। जो प्रोविंशियल गवर्नेंस थी उसको स्टार्ट किया गया था, और जो डायरकी है उसको खत्म कर दिया गया था। द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की डेट बताओ सारे साथी, फटाफट से, गजब उत्तर आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोलोगे? 8 अगस्त 1942। कौन सी है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? QIM बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। कब का है? 8 अगस्त 1942 का है। ठीक है, 8 अगस्त 1942। गांधी जी तो इसको दरअसल में 9 अगस्त से शुरू करना चाहते थे, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ ये? ग्वालियर टैंक मैदान। कहाँ पर पड़ता है ग्वालियर टैंक मैदान? ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर स्थित है साथी? भैया जी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर टैंक मैदान, ये मुंबई में स्थित है। और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा किसने फहरा दिया था? वो महिला कौन है बताओ, जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का झंडा फहरा करके इस क्रांति को आगे बढ़ाया? कौन वो महिला है? तो क्या बोलोगे? अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली ने इसको यहाँ पर फहराया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से झंडा फहराया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये क्या पूछा गया है, किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ? कैबिनेट मिशन तो इसके बाद में आया था 1946 में। ये तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने आया, ये तो भारतीयों का संविधान के लिए साथी प्रयास करने आया। क्रिप्स प्रस्ताव कब का है? तो क्रिप्स प्रस्ताव है आपका 1942 का, याद रख लेना इसको। क्या बोलोगे? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स क्यों आया था भारत में? देखो इस समय पे क्या था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, वो चल रहा था 1939 से 45। तो हम भारतीयों ने तो इनके चक्कर में पहले विश्व युद्ध में ही आ गए थे।
पहले विश्व युद्ध में इन्होंने हमको बहका लिया था, गांधी जी ने हमसे भर्ती करवा दी थी, तो गांधी जी क्या कहा गया था, सर्जेंट, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया था। तो इस बार तो हम इनके चक्कर में आने वाले नहीं थे, क्योंकि हमको तो इस बार स्वराज चाहिए था, हमको तो पूर्ण आज़ादी चाहिए थी, पूर्ण स्वराज चाहिए था, तो हम इनके चक्कर में नहीं आए। मुझे बताओ, इस समय पर जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया तो भारत का साथी वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था? तो हमेशा याद रख लेना, पूछा जाता भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, वो था लिनलिथगो। सारे बोलो एक बार मेरे साथ, लिनलिथगो। लिनलिथगो ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भारतीय हमारे साथ में है इस युद्ध में। तो सबने इसका विरोध किया कि भाई हमसे पूछे बगैर तुम कैसे कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में नहीं है, इसमें हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो हमने विरोध किया था इसका, और क्रिप्स मिशन को हमने नहीं माना था। तो क्रिप्स मिशन के बाद में इसकी प्रतिक्रिया में साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, ये मैंने आपको बता चुका। रिपोर्ट इसकी कब आई थी? रिपोर्ट आई थी 1930 में, ठीक है। गठन हुआ था 1928 में, नहीं गठन तो हुआ 1927 में। साइमन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। क्या बोलोगे? 1928 को, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भी फटाफट से। यहाँ पर आएंगे वेवेल योजना। वेवेल योजना की अगर बात करें तो वेवेल योजना क्या है आपका, वो 14 जून 1945 है, 14 जून 1945 है। सर पंजाब में क्या डेट होगी? 20 जून होगी साथी, 20 जून 1951 होगी। पंजाब में एकदम से ठीक है, 20 जून 1951, ठीक है ना, कहीं भी है उसको करेक्ट कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, वेवेल योजना होगी आपका। आगे आएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को किसके नाम से भी जाना जाता है? मैंने आपको बताया था इसी क्लास में, उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको किस नाम से, वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थिति कहाँ पर होती है? जो साथी हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, और साथ ही जो हमारा क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बीच में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध के पास में ये पाए जाएंगे हमेशा, ठीक है। इनकी अगर ऊंचाई की बात मैं करूं, हाइट कितनी होती है इनकी लगभग, तो हाइट इनकी याद रख लेना आप, 60 मीटर के आसपास होती है, लगभग में है। अगर मैं पूछूं इनका एरिया कहाँ पर है, किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो याद रख लेना अंडमान निकोबार और साथ में वेस्टर्न घाट पे, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी, जो साथी उष्ण कटिबंधीय है, पर्णपाती वन होते हैं, उनके उदाहरण बड़े पूछे जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन, जिनको हम मानसून वन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम मानसून वन भी कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं। इन ये दो जगह होती है, एक तो या तो ये वेट वेट जगह कैसी है, नमी वाली है, या फिर ड्राई है जगह, यानी नमी नमी वाली जगह या शुष्क जगह है, ठीक है। बोलो भी फटाफट से। सर कल आपने रोपी जो है वो आंध्रा का बता दिया, रोपी आंध्रा का बताया हमने, बताएं जरा फटाफट से। रोपी अरुणाचल प्रदेश का है। कल रोपी हमने क्या गलती से आंध्रा लिख लिया, सारे साथी बताएं। एक भाई का भी कमेंट मैंने पढ़ा, रोपी क्या हमने कल आंध्रा लिख लिया था? हो सकता पॉसिबल है लिख लिया, उसको करेक्ट करो अभी, तुरंत तुरंत करेक्ट करो, ऐसे ध्यान दिला दिया करो। रोपी अरुणाचल प्रदेश का, इसको तो मैं आपको क्लासेस में भी याद कराता था कि आंचल अरुण के सामने रो पड़ी, आंचल अरुण के सामने रो पड़ी, ठीक है, ऐसे याद रखो उसको, रोपी। हो जाता है दोस्त कई बार हम उसको, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हम एक जैसे नाम कभी लिखने के चक्कर में, ऐसी कभी भी कुछ से मुझसे कोई गलती हो तो होता है कई बार, है ना। जब मैं बहुत सारे फैक्ट, मैं आपको अक्सर इस बात को कहता हूँ कि मेरे जो उस तरह की कोई भी गलती है वो स्वीकार है, उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे, है ना। पंजाब की डेट एक बार और श्योर कर दीजिए, 20 जून 1951। कहीं भी वो डेट में अगर कहीं इशू है कोई तो उस डेट को भी करेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप करें, चलें आगे, एक बार आगे चलें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ उष्णकटिबंधीय जो आपका साथी पर्णपाती वन है, वो नमी और शुष्क की जगह, नमी और शुष्क, नमी यानी कि नम जगह पे हो जाए या फिर शुष्क जगह पर हो जाए। तो नमी जगह पर जो होता है साथी, सागौन और साल बहुत अच्छे उदाहरण है। सागौन और साल, इनकी लकड़ी भी बहुत अच्छी है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शीशम की लकड़ी अच्छी होती है। तो ये सब कहाँ पर है, ये कैसे वन है, पहले तो ये पूछ लेगा। सागौन कैसे वनों का उदाहरण, उष्णकटिबंधीय पटवा, आपका क्या बोलोगे, पर्णपाती। अगर शुष्क ड्राई प्लेस की पूछे तो यहाँ पर तेंदू होता है, तेंदू होता है, पलास होता है, पलास होता है, पलास, ठीक है। एक अमलतास का पौधा इसी में होता है, अमलतास, जो अमलतास के पेड़ होते हैं वो भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं। जैसे नमी वाले स्थानों पर जो आर्द्र भूमि है, गीली भूमि है, उसमें होता है आपका रोजवुड, कौन सा,
रोजवुड होता है, महोगनी होता है, क्या होता है, महोगनी होता है आर्द्र में, रोजवुड और महोगनी होता है। शुष्क की अगर मैं बात करूं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारों में जो शुष्क है, ड्राई प्लेस है, वहां पर होते हैं अनार और जैतून, यानी कि आपका पोमेग्रेनेट होता है और ऑलिव होता है, क्या होता है, ऑलिव होता है। एक होते हैं इसमें अर्ध सदाबहार, यानी कि जो क्या होंगे आपका सेमी एवरग्रीन होते हैं, अर्ध सदाबहार होते हैं। अर्ध सदाबहार पौधों में कौन कौन से आते हैं, वो देवदार आता है, कौन सा आता है, देवदार भी कौन सा, सफेद देवदार आता है, कौन सा, जो सफेद देवदार है, सफेद देवदार है, ठीक है, ये याद रख लेना। और आपको अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें आपका वो हिमालयी पौधा भी है, देवदार की बात करते हैं, वो हिमालयी पौधा भी है, वो भी याद रखेंगे। पर्यावरण में प्रदूषक की मौजूदगी, प्रदूषक कैसे पता चलेगा, क्या बोलेंगे, उसको नापते हैं हम प्योरिटी पर माइक्रोग्राम से, पार्ट्स पर मिलियन से। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। आपेक्षिक घनत्व की एसआई इकाई क्या है, आपेक्षिक घनत्व, अगर रिलेटिव डेंसिटी हमको मापनी है तो इसको कैसे नापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को मापने का साथी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होता है कि जिस वस्तु का आपको घनत्व पता करना है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, वस्तु का घनत्व बटे इसकी तुलना हमेशा पानी के घनत्व से कर दो। पानी का घनत्व कितना होता है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सारे दोस्त सब कुछ बाद में बताना, सबसे पहले मुझे जो बता दे पानी का घनत्व कितना होता है तो उसको मैं इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट में गिनूंगा, बौद्धिक बच्चे में गिनूंगा, ठीक है ना। वो मैं ये समझूंगा कि वो अपने अध्ययन को लेकर के सीरियस था, लेकिन परफेक्ट बताना है, एकदम नहीं पता तो नहीं बताना है, एकदम से परफेक्ट आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत शानदार। बच्चे का नाम दिखा दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऊपर दिखाओ, ऊपर था 1000, आनंद कुमार। मैंने कहा परफेक्ट बताना है, कुछ ने सिर्फ 1000 लिखा है, ठीक है, वो परफेक्शन नहीं है। देखो अगर हम घनत्व भी ऊपर लिखें तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है साथी, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब क्या हो गया आपका, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, कौन होता है, डेंसिटी। तो मास को हम किस में नापते हैं हमेशा बताओ, मास को हम कैसे नापेंगे आपका, तो क्या आप किलोग्राम में नाप लीजिए, और इसको वॉल्यूम को किस में नाप लीजिए, आपका वॉल्यूम को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, या उसको हम नाप लें आपका ग्राम में, किस में, ग्राम में, और इसको सेंटीमीटर में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन जब घनत्व से घनत्व का मात्रक वो कट नहीं हो जाएगा क्या, बताओ, हो जाएगा कट या नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी भैया एकदम से कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम से कट हो जाएगा, ठीक है, एकदम से कट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि ये कैसी हो गई, विमा विहीन राशि बोलते हैं ऐसी राशियों को हम, कैसी, विमा विहीन राशि बोलते हैं। अविम भी कहा जाता है, अविम पूछ लेता कई बार, अविम राशि कौन सी है, तो अविम देख के घबरा मत जाना, मतलब डायमेंशन लेस होनी चाहिए। जैसे मुझे बताओ आप, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है, आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है। जैसे आप मुझे बताओ चाल का मात्रक बताओ, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। संवेग का बताओ, P इक्वल्स टू एम इंटू वी, और m कितना होता है, किलोग्राम, और v कितना हो जाता है, चाल, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो उनको हमेशा विमा बनानी भी आपको आनी चाहिए। MLT जानते हो ना, थम्सअप करके बताओ, MLT के रूप में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलो भी फटाफट से। रिक्त स्थान एक संयोजी उतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। दो हड्डियों को एक दूसरे से कौन जोड़ता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कंडरा, टेंडन, टेंडन जोड़ता है आपका साथी मसल्स को, किसको, मसल्स को जोड़ता है, मांसपेशियों को जोड़ता है, किसको, जो मांसपेशियों के जोड़ होते हैं, एक मसल दूसरी मसल से कैसे जुड़ती है, टेंडन से, ठीक है। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। सबसे बड़ी हड्डी, ये कॉमन चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है, ये सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी है, आपका टीबिया पैर में होती है, आपका फिबुला पैर में होती है, आपका या कितने अंग आपका मनुष्य में 206 हड्डी होती है, जन्म के समय कितनी होती हैं, इस तरह की बातें बताने की जरूरत तो नहीं। कान में स्टेपीज होती है, मिनकस आपका, इनकस मैलिस, और आपका स्टेपीज 3 3 होती है आपका कान में, दोनों कान में 6 होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो 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 नो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोलेंगे आपका, आगे आएंगे। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा रिक्त स्थान में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना, प्लानिंग कमीशन को कब स्थापित किया गया था, प्लानिंग कमीशन को 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते थे बताओ, इसके अध्यक्ष कौन होते थे, योजना आयोग के भैया PM होते थे, PM। अच्छा, योजना आयोग को भंग कौन से PM ने किया था, इसको भंग करने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे,
भैया मोदी जी ने इसको भंग कर दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। मोदी जी ने इसको क्या कर दिया? भंग कर दिया गया। अच्छा, इसकी जो स्थापना कौन से प्रधानमंत्री ने की थी? तो वो नेहरू जी थे। क्या बोलोगे? स्थापना जो पीएम थे वो कौन थे? वो नेहरू जी थे, हमारे प्रधानमंत्री। कौन? नेहरू जी ने। कब स्थापना की थी? 15 मार्च 1950 को स्थापना की थी, 15 मार्च 1950 को। इन्होंने इसको भंग कब किया गया था? योजना आयोग को भंग की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 13 अगस्त 2014 को। इसकी जगह क्या ले आए थे ये? 1 जनवरी 2015 को क्या ले आए थे? आपका नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ले आए थे, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा मुझे बताओ, जब साथी आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, कि जब आपका जो नेहरू जी ने इसको स्थापित किया था, तो अध्यक्ष तो नेहरू जी रहे होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। इसके मुझे बताओ योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लेना, गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे आपका, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। और इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष का मतलब 2014 में जब इसको डिसॉल्व किया गया, तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे आपका? तो अंतिम उपाध्यक्ष आप बोलेंगे, अंतिम उपाध्यक्ष थे आपका कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहाँ से जुड़ गए हैं बताओ? मोंटेक सिंह अहलूवालिया और कहाँ पर पढ़ाए थे हमने आपको? नाम लिख दो, छोटा सा भी नाम लिखोगे तो समझ जाएंगे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। योजना आयोग याद रख लेना, योजना आयोग क्या था आपका? जो आपका एनडीसी है, एनडीसी का मार्गदर्शक था। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत बढ़िया भैया। क्या कह रहे हैं भैया? सेट 25 ही करवाना, क्वेश्चन की संख्या बेशक बढ़ा लो, क्योंकि नायक सीरीज का भी रिवीजन करना है। अभी तुम पर रिवीजन ही नहीं हुआ उसका, आज सीरीज कराइए। तुम पुरानी सीरीज पे चक्कर में पड़े रहते हो हैं। आज की कराई हुई है मैंने नायक, तब मैं बोल रहा था वो पिछले साल लोगों से, तब तुम सोते रहते हो। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जरा थम्स अप करना जिनका नायक सीरीज फिंगर टिप्स है पूरी? अक्सर कराता हूँ मैं, हमेशा उससे जुड़े रहा करो, सीरीज आए तो उसको जुड़ा करो, तभी परफेक्शन की तरफ जाएगी जीएस। क्या बोलेंगे? एनडीसी की स्थापना, एनडीसी की स्थापना हुई 1952 में, 6 अगस्त 1952 को उसको स्थापित किया गया था। 6 अगस्त 1952 को उसको स्थापित किया गया था, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मुझे बताओ, कई बार पूछा जाता है एनडीसी की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? एनडीसी की जो पहली नेशनल, क्या बोलोगे आपका, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो पहली बैठक हुई थी वो नवंबर 1952 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन होते थे इसके? पीएम साहब। तो उस समय पे अध्यक्ष कौन होंगे? तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो की होगी किसने की होगी जरा बताओ? तो आप बोलेंगे भैया वो नेहरू जी ने की होगी, नेहरू जी ने की होगी। पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी आई, पहला जो 5 ईयर प्लान है, वो किसकी सहमति से आया था? वो एनडीसी की सहमति से। क्या बोलोगे? पहली पंचवर्षीय योजना, क्या बोलोगे, एनडीसी की सहमति से। यानी कि वो पूर्ण रूप से गठित नहीं था तब आपका, लेकिन एनडीसी ने इस पर क्या दी आपका? सहमति दी थी, ठीक है, इसकी सहमति से आई, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना एनडीसी की सहमति से। अब मैं आपसे पूछूं, जो 5 ईयर प्लान है वो हमने किस देश से लिए हैं? फटाफट से आंसर आ जाए, सबका परफेक्ट सा, सबका परफेक्ट सा आंसर आए, ठीक है। बोलो भाई, जो 5 ईयर प्लान है हमने किसने शुरू किया था? इनको रूस के स्टालिन ने शुरू किया था। तो हमने कहाँ से लिए हैं ये? हमने कहाँ से लिए हैं साथी ये? तो आप कहोगे भैया हमने इनको रूस से लिया है। कहाँ से? रूस से। रूस से भी अच्छा क्या बोलेंगे हम, अगर विकल्प है तो वहाँ पर यूएसएसआर से। किससे? यूएसएसआर से हमने इसको लिया। रियल इस्टेट के लिए साथी आपका स्थावर संपदा, द रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा 2016। क्या बोलोगे? रेरा आया 2016 में, और मई 2017 में इसको लागू कर दिया गया था। क्या बोलोगे? मई 2017 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसका काम ही क्या था कि रियल इस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़े और जो घर को खरीद रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा बने। जैसे एक एचडीएफसी इसी काम को करता है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म बताओ? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट वो भी क्या है, जो सुरक्षा घर की खरीदारी में वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन वो आपको बताता है, ठीक है। रेरा, रेरा याद रख लेना, अच्छा है रेरा, रेरा को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रेरा। आगे आएंगे। नेक्स्ट आज का होमवर्क है, भारत की शीर्ष निर्माण कंपनी नॉर्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी ठीक है, सेट हम 25 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेट है, लेकिन बीच में जब टाइम आपको मिले तो अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इस बात को याद रख लेना। वन शॉट के द्वारा आपका रिवीजन चल ही रहा है, हर सब्जेक्ट का वन शॉट आपके लिए हो रहा है, एक बार उसके माध्यम से कर लो, समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि आपके लिए साथी 3 या 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन चलता है, बाकी टाइम आपका खुद का ही है। सैटरडे संडे वन शॉट हो तो आप उसको देख ही सकते हैं, स्पीड मोड पे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो टाइम आपको मिले वो मेहनत करके अच्छे से अपनी चीज़ों को एक बार समअप कर लो, जो भी चीज़ें हैं जो पुराने प्रैक्टिस सेशन है, तो एक एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लो, पैनिक होना नहीं है, ठीक है, घबराना है नहीं, क्योंकि घबराहट मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर चुका। अगर हो और तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, हो तो ठीक है, वो आपका साथी यूनिवर्सल है, जिसने मेहनत की है उसको होगी, तो उसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है, बस खुद के ऊपर विश्वास रखे। विश्वास रखने का मतलब होता है कि या भी अब मैंने मेहनत नहीं की है, जब भी विश्वास रख लूँ क्या, तो ये तो आप भी जानते हैं कि बगैर मेहनत के तो कैसा ही विश्वास होगा। अगर अभी भी इस बार भी आपको लगता है आप तैयार नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला टारगेट बना सकते हैं। टारगेट हमारे सामने बहुत सारे होते हैं हमेशा, अभी आपको दिख रहा होगा कि लगातार वैकेंसी हैं, अभी आप शायद जीडी दे के फ्री होंगे, फिर आप दिल्ली पुलिस दे सकते हैं इसके तुरंत बाद में। दिल्ली पुलिस में भी 4 तरह की भर्तियां हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, फिर से एसएससी जीडी है लगातार। तो कहने का मतलब है मौके बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों का अंतिम अवसर होता है, कई बार बहुत सारे मायूसी की तरफ होते हैं। तो कहने की बात यह है दोस्त, हमको मतलब एक अंतिम प्रयास करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, और हमारा हर प्रयास हमको उसी तरह करना चाहिए कि वो हमारा अंतिम प्रयास है। तो मेहनत करना, 3 सेट और होंगे, ठीक है। जिन साथियों के पास नायक सीरीज हो, देखो अब ऐसा नहीं जैसे मान के चलो नया बच्चा है कोई, अब वो अपने ऊपर एक बर्डन और ले ले कि मैं नायक सीरीज को सारी को कर लूँ क्या, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे कराई गई, आपको उस टाइम पे करनी गई थी। लेकिन फिर भी कोई ये इच्छुक हो कि नहीं मेरे पास टाइम है और मैं उसको कर सकता हूँ, तो वो यूट्यूब पे है, लिखना नायक सीरीज, उसमें 35 सेट है। 35 सेट कैसे करोगे, पूरे 35 सेट नहीं करने, उनके जो शुरुआती 25 सेट है, उन 25 सेट में भी जो शुरू के 10-10 क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके के हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो हम यहाँ भी कवर कर चुके हैं और भी वो कॉमन ही होता है, फिजिक्स में वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री में आपका, तो वहाँ पे वो पार्ट है। पहले वहाँ पर मिलेगा आपको सारे सेट में स्टैटिक, फिर आपको हिस्ट्री या आपका शायद पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें, या फिर हिस्ट्री के, तो आपको जिस पार्ट में आपको कमजोरी लग रही है कि मेरा ये पार्ट बहुत कमजोर है, तो उस वाले पार्ट को पहचान लो शुरू के 1-2 सेट में कि इसके क्वेश्चन जो है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो हर सेट में वो क्वेश्चन वहाँ से वहाँ तक ही मिलेंगे, एक आध आगे पीछे बस। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी दिखाएंगे सर। क्वालिफाइड वीटो के बारे में लोकसभा और राज्यसभा कैसे पारित करेंगे, 2 ऑर्डिनेंस में 6 वीक वाला कॉन्सेप्ट लोकसभा और राज्यसभा में कैसे अप्लाई होगा, प्लीज़ बताएं। क्वालिफाइड वीटो भाई भारत में होती नहीं है, क्वालिफाइड वीटो भारत में होती नहीं है, क्वालिफाइड वीटो तो यूएसए में होती है। जैसे कि मान के चलो आपका ट्रम्प है वहाँ पर राष्ट्रपति, तो क्वालिफाइड वीटो में ट्रम्प ने मान के चलो आपका किसी चीज़ को ये बोल दिया कि भाई मैं इस पर जो है वीटो लगा रहा हूँ, और उसने निषेधाधिकार लगा दिया, किसी चीज़ पर रोक लगा दी, तो वहाँ के जो सीनेट होते हैं यूएसए के, वो दोनों मिलके वहाँ पे एक स्पेशल मेजोरिटी से यानी कि 2/3 से उसको पारित कर देंगे, और उसने जो आपका उसको मतलब वीटो को भेजा था, उस वीटो को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन हो जाएगा, वो वीटो कैंसिल हो जाएगी। हमारे यहाँ देश में नहीं है, ये अमेरिका में है। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ओके, नमस्ते, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, थैंक यू।